यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम सा खमा घणी स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, बीएसटीसी 2020 या आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट की कर रहे हैं, जिसके अंदर हिंदी हमारा विषय है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी की आज हमारी चौथी क्लास होने वाली, जिसके अंदर हम हिंदी व्याकरण के अंदर पढ़ेंगे व्यंजन। सबसे पहले हमने इसका परिचय पढ़ा था, इसकी उत्पत्ति पढ़ी थी, उसके बाद इसका कुछ इतिहास पढ़ा था, ठीक है, ये कैसे बनी, क्या बनी, इसके व्याकरण के प्रकार पढ़े, व्याकरण को पढ़ा हमने। फिर इसके अंदर हमने पढ़ा स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या होता है, स्वरों के प्रकार पढ़े, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया था भाई, ठीक है। अब बात करेंगे आज व्यंजन के आधार पर कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इससे संबंधित एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो साथियों चलिए आप यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास। एक स्लाइड मैंने पहले से बना रखी है, ठीक है। अब आगे की स्लाइड लिखते रहेंगे और बनाते रहेंगे। देखिए व्यंजन साथियों, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 व्यंजन होते हैं हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है साथियों, तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या होगी 33। कितनी होगी, 33, ठीक है। इसके साथ ही 4 है वो शुक्ताक्षर होंगे, जिसको 3+1 कहेंगे। यानी कि देखिए ये 33 व्यंजन कौन कौन से, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये 3 अक्षर त्र और ज्ञ बोलते हैं, 3 ये अलग है तो ये संयुक्ताक्षर में आएंगे, ठीक है। और एक श्र जो आपने नहीं देखा होगा, ये तो आप हिंदी के अंदर जो भी होते हैं क ख ग आप लिखते हो उनके अंदर होता है, हिंदी की जो वर्णमाला है इसके अलग से उसमें होता है, लेकिन जो ये श्र है ये आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए एक और अलग से होता है, यानी कि 4 है वो शुक्ताक्षर होते हैं, 3+1 4 शुक्ताक्षर होंगे। और संख्या कितनी है व्यंजनों की, व्यंजनों की संख्या होती है साथियों 33, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि व्यंजन क्या होता है साथियों। स्वर और व्यंजन की मैंने आपको परिभाषा बताई थी, तो मैंने कहा था कि व्यंजन वह है, ठीक है, क्या है, इसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका जो स्वतंत्र उच्चारण है वो नहीं किया जा सकता है व्यंजन का, ये मैंने आपको बात बताई थी। इसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य स्वर को लेना पड़ेगा, इसके सपोर्ट में उसके साथ जोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी। अब साथियों देखिएगा, ये यहाँ पे आपकी चीज़ तो कंप्लीट होगी। अब इसके 5 वर्ग है, व्यंजन को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि व्यंजनों के कितने वर्ग है। तो साथियों देखिए व्यंजन के 5 वर्ग है, कितने, व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। वर्ग पहले वर्ग पढ़ेंगे, 5 वर्ग होते हैं। तो 5 वर्ग कौन कौन से, देखिए आपने देखा होगा साथियों, एक होता है क वर्ग, ठीक है, एक क वर्ग होता है, एक इसी प्रकार क के आगे फिर च आता है, च के बाद ट आता है, ऐसे वर्ग। तो एक एक वर्ग को हम पढ़ते जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये कोई पढ़ाने वाली बात है क्या, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है और पढ़ाने वाली बात है। यहाँ से प्रश्न आता है, आपके शब्दकोश के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। शब्दकोश से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिएगा सबसे पहला वर्ग, ये क्यों है ऐसा, ये किस लिए वर्गीकरण है, हम व्यंजन के प्रकार पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे हेडिंग क्या लगा देंगे, व्यंजन के प्रकार हेडिंग लगा देंगे। साथियों नोट्स तो बना रहे हो ना, आप मेरे को बताना जरूर, ठीक है, नोट्स तो बना रहे हो ना, ठीक है। व्यंजन के प्रकार नोट्स जरूर बनाते रहना भाई। व्यंजन के प्रकार, तो व्यंजन के प्रकार के अंदर सबसे पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं, किस आधार पर पढ़ रहे हैं, देखिएगा अभी हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिकली व्यंजन के प्रकार यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं कि इनका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। अध्ययन हेतु वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, प्रकार की बात बाद में करेंगे, पहले इसका क्या कर लेते हैं, अध्ययन हेतु वर्गीकरण पढ़ते हैं। व्यंजनों के अध्ययन करना है हमें, ये होता क्या है, तो अध्ययन हेतु इसका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। इसको अलग अलग वर्गों के अंदर बांटा गया है। तो कितने वर्ग है, टोटल 5 वर्गों के अंदर बांटा गया है व्यंजनों को। इसके कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग। कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आपको ये अलावा क्या हो जाएगा, वो साथियों अंतस्थ है, बाकी वाले 4 ऊष्म है। ये सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, बस आप थोड़ा सा धैर्य रख के इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 5 वर्ग है, हम सबसे पहला वर्ग पढ़ते हैं क वर्ग, जिसको क्या कहा जाता है, क वर्ग। अच्छे से समझना भाई, शब्दकोश में प्रश्न आएगा, यहाँ से अटकना नहीं चाहिए भाई। तो क वर्ग सबसे पहला वर्ग होता है क वर्ग। क वर्ग के अंदर क्या आता है, तो आपको क वर्ग के अंदर यहाँ से आपका क्या आता है, क आता है। क वर्ग के अंदर क आता है या नहीं आता है, उसके बाद ख आता है, उसके बाद ग आता है, उसके बाद इसको घ बोलेंगे और इसको बोलेंगे हण, ठीक है। ये आते हैं क ख ग घ ण, ठीक है, हम इसको ऐसे बोलते हैं। तो साथियों देखिएगा आपने यहाँ पे क्या गौर किया, इसके यहाँ पे बिंदी है या यहाँ पे है, ये बताओ भाई। ये जो हणा है इसके बिंदी कहाँ पे है, अब मैं यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ, आप मेरे को बोल सकते हो क्यों गलत लिख रहे हो। ये बिंदी यहाँ पे नहीं होती है, कहाँ पे होती है, ये बिंदी है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। मैं यार बिंदी नहीं दे पाऊंगा, बोर्ड का सिस्टम ही ऐसा है डिजिटल
यहाँ पे बिंदी होगी, ठीक है, इनकी इसके साइड में होगी, लेफ्ट साइड में बिंदी होती है, ठीक है। तो ये बिंदियों वाला सिस्टम क्या है ये अभी हम देखेंगे। पहले हम इसका देखिए, हाँ इसी में देख लेते हैं, कोई संकोच वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं ये बिंदियाँ कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे क्या है, ठीक है। इसी के अंदर आएगा, वर्णों के अंदर ही आएगा, बेसिक से आपको पढ़ना है, फिर हम वापस इसी स्लाइड पे लौटेंगे, ठीक है। देखिएगा ये जो बिंदियों वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये इन बिंदियों के अलग अलग नाम है, ये ध्यान रखना। तो वो अलग अलग नाम क्या है देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहूँगा। माना कि साथियों ये कोई क्या है, अक्षर है, मैं कोई अक्षर लिख रहा हूँ, देखिए ये कोई अक्षर होता है ऐसे, अब यहाँ क लिखो, ख लिखो, जो भी लिखो, ठीक है, यानी कि मात्रा करके मैं आपको समझाता हूँ। ये कोई अक्षर है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, कोई अक्षर है साथियों। तो इस अक्षर के कहाँ कहाँ पे बिंदी होती है उनकी मैं बात करूँगा। देखिए सबसे पहले तो आपने देखा होगा इसके एक ऊपर बिंदी होती है या नहीं होती है, ठीक है मेरे यार, ये बोर्ड वाला थोड़ा सा ऊपर बिंदी होती है, ठीक है, ऊपर बिंदी होती है, ठीक है भाई, थोड़ा सा सिस्टम ऐसा रह गया भाई, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से दोबारा बना लेता हूँ, ये मैंने कोई लिख दिया, यहाँ पे बिंदी है, ऊपर बिंदी आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं बिंदी कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले भाग में बिंदी दिख रही होगी यार, इतना तो स्पष्ट। चलिए यार पेन को डार्क कर लेता हूँ, सब समस्या खत्म, ठीक है। यहाँ पे ये बिंदी है, अगर यहाँ पे बिंदी है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको साथियों अनुस्वार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अनुस्वार। बिंदियों के अलग अलग नाम होते हैं भाई, ध्यान रख लो, इसको कहेंगे हम अनुस्वार। क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। और अनुस्वार ध्यान रखना केवल स्वर पर लगेगा, ठीक है। क के ऊपर आप ऐसी बिंदी नहीं लगाओगे। हाँ क के अंदर अ आ रहा है ना भाई, क प्लस अ, यानी कि वो अ के ऊपर लग रही है, न कि क के ऊपर, ठीक है, यानी कि केवल स्वर पर लगेगी। ये बिंदियां कहाँ पर लगेगी, केवल स्वर पर लगेगी। आप कहोगे सर क तो व्यंजन है, तो इसके ऊपर आप कंकन मत लिखो, ये बिंदी क्यों लगाई। साथियों क को तोड़ो, क धन अ से बना हुआ है, यानी कि ये स्वर है, इस स्वर के ऊपर बिंदी है, ठीक है, इस क के ऊपर बिंदी नहीं है, ठीक है। जो स्वर होता है उस स्वर के ऊपर ये अनुस्वार लगता है। तो ऊपर बिंदी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊपर बिंदी आ रही है मतलब उसको कहेंगे अनुस्वार। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई, बिंदी का पहला प्रकार समझ में आया। दूसरा साथियों क्या होता है, जस्ट नीचे बिंदी होती है, आपने देखी होगी, यहाँ पे बिंदी होती है जस्ट नीचे, ठीक है, ज्यादा बन गई है, एक बना लेता हूं भाई। जस्ट नीचे बिंदी है तो उसको क्या कहेंगे, बताओ भाई, किसी को पता हो तो। यहाँ पे जस्ट नीचे बिंदी है तो साथियों इसको क्या कहा जाता है, ताड़न जात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताड़न जात कहा जाएगा, ठीक है, ताड़न जात कहा जाएगा। मैं यहाँ पे लिख, बिंदियां पहले बना देता हूँ भाई, उसके बाद आपको यहाँ से मैं नोट कराता हूँ, ठीक है, बिंदियां सभी बनाता हूँ। एक बिंदी यहाँ पे होगी, एक नीचे बिंदी होती है, एक क्या होती है, यहाँ पे भी बिंदी होती है भाई, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे भी बिंदी होती है और यहाँ पे भी बिंदी होती है। किसी आप देखना ये कहाँ कहाँ पे होती है बिंदियां, मैं आपको सभी बताऊंगा कि ऐसी बिंदियां मैंने कहाँ कहाँ पे देखी है और आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा ये वाली बिंदी है साइड वाली, इस साइड वाली बिंदी को क्या कहेंगे, पंचमाक्षर। जैसे अभी देखिए हमने हड़ लिखा था तो इस हड़ के हमने यहाँ पे बिंदी लगाई थी, ना कि यहाँ पे। ये नीचे वाली बिंदी गलत है, इसके साइड में बिंदी लगेगी, यानी इसको कहेंगे हम पंचमाक्षर, यानी कि पांचवा अक्षर होता है जो पांचवें अक्षर के ऐसी बिंदी लगती है, तो इसलिए इस बिंदी का नाम दे दिया पंचमाक्षर। इसको अच्छे से समझिए, बहुत ही अच्छा नॉलेज है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो शुद्ध अशुद्ध वाला आता है ना, शुद्ध लिखिए अशुद्ध लिखिए, तो शुद्ध अशुद्ध के अंदर आपको पता नहीं होता है। हड़ा का नीचे अगर आप ऐसी बिंदी है तो अभी आप उसको शुद्ध मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो साथियों इसको साइड में बिंदी आ रही है जैसे हणके आती है तो इसको कहेंगे पंचमाक्षर। क्या कहेंगे, पंचमाक्षर, यानी कि पंचम अक्षर कह सकते हैं, ठीक है। जो पांचवा अक्षर होगा पांचवें अक्षर पे लगेगी पंचमाक्षर, ठीक है, इसको कहेंगे पंचमाक्षर। जो पांचवा अक्षर होता है उसके पीछे लगती है, उसके साइड में लगती है, तो इसको हम कहेंगे पंचमाक्षर बिंदु। क्या कहेंगे, ये पंचमाक्षर बिंदु है। ये तो था ऊपर बिंदी लग रही है, ऊपर बिंदी लगी, इसको हमने कहा अनुस्वार। यहाँ पे बिंदी लग रही है, इसको क्या कहेंगे, पंचमाक्षर बिंदु। ये भाई आपने कहाँ कहाँ पे देखे, तो साथियों देखिए ये कहाँ पे लगती है, क वर्ग के पांचवें व्यंजन में लगती है, यानी कि जो हण होता है यहीं पे लगती है, ठीक है। ये पंचमाक्षर बिंदु कहाँ लगता है, हण पे लगता है। समझ में आ गई दूसरी बात। तीसरे प्रकार की बिंदी कौन सी है, देखिएगा तीसरे प्रकार की बिंदी होती है साथियों ये वाली बिंदी, ये वाली। तो इसको साथियों कहा जाता है ताड़न जात। क्या कहेंगे, ताड़न जात है। ये कौन सी बिंदी है, ये ताड़न जात बिंदी है, ठीक है। ये ताड़न जात बिंदी है। ताड़न जात का मतलब होता है उच्छिक्त या फेंका हुआ, ठीक है, फेंका हुआ चिन्ह, ठीक है, फेंक दिया, ऐसा मानिए। हमें ताड़न जात याद रखना है। ये कहाँ पे लगती है, ये साथियों दो पे ही लगती है, सिर्फ ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, ट वर्ग का जो तीसरा और चौथा वर्ण होता है उसके पीछे लगती है। यानी कि अब देखिए वर्णमाला पढ़ूंगा ना, बहुत नए अक्षर आपको देखने को मिलेंगे। आप कहोगे हमने ये वर्णमाला के अंदर कभी अक्षर पढ़े ही नहीं है, लेकिन आज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपने नहीं देखे होंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे लगती है ये ड, ठीक है। एक तो ये ड हो गया, ड के नीचे यहाँ पे लगती है, ये अब हड़ा नहीं होता है, ध्यान रखना। ये ढ है, ड है, क्या है, ड है। और एक ये जो ढ होता है पढ़ाई वाला ढ, इसके नीचे यहाँ पे भी बिंदी लगती है, ठीक है। तो ये जो नीचे बिंदी लगती है इसको क्या कहेंगे, ताड़न जात कहेंगे। इस ताड़न जात का दूसरा नाम क्या है, उत्सेकपित या फेंका हुआ, ठीक है। अब मैं सारी बातें नहीं लिख पाऊंगा तो आपको मैं बोलता हूँ वो भी नोट करते रहना है कि ताड़न जात का अर्थ होगा उत्क्षिप्त या फेंका हुआ, ठीक है। ये ट वर्ग का जो तीसरा और चौथा वर्ण है ड और ढ, उनके नीचे लगती है। ये कहाँ पे आते हैं ये वर्ण अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए
ये बिंदी का ये प्रकार है गया। ऐसी बिंदी कहाँ पे लगती है भाई? ऐसी बिंदी आपने कहीं देखी? बिल्कुल देखी होगी। फारसी शब्द देखे या नहीं देखे? अरबी फारसी शब्द आपने देखा होगा। आपने क्या देखा होगा? क देखा होगा ऐसा, क के पास में बिंदी, ऐसा क आपने कहीं देखा ही होगा। ठीक है, ख है तो ख ऐसा देखा होगा। उसके बाद जो ग है तो ग आपने ऐसा देखा होगा। उसके बाद अब ये देखे या नहीं देखे, लेकिन ये जरूर देखा होगा जो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। ज के इधर बिंदी देखी होगी, फ के इधर बिंदी आपने देखी होगी। ये 5 है, ये 5 वर्ण हैं। कितने हैं? 5 है। यहाँ इनके ऐसी बिंदी लगती है। हाँ भाई, ऐसी बिंदी तो लगते हैं, लेकिन ये इस बिंदी को कहा क्या जाएगा? तो साथियों, इस बिंदी को कहा जाता है नुक्ता। क्या कहेंगे? नुक्ता है। ये क्या है? नुक्ता है, ध्यान रखना। ठीक है, नुक्ता है। ऐसी बिंदी को क्या कहा जाएगा? नुक्ता कहा जाएगा। तो ये बिंदियां हैं। ठीक है, डॉट जो पॉइंट लगाते हो आप, उनके अलग अलग प्रकार है। तो ये नुक्ता कहाँ लगता है? ये जो अरबी भाषा के शब्द है क, ये अरबी भाषा के शब्द है। ठीक है, नुक्ता जहाँ लगा है ये अरबी भाषा के शब्द है। ये ताड़न जात है, ये अनुस्वार है जहाँ पे केवल स्वर पे लगेगी, और ये पंचमाक्षर बिंदु केवल हण पे लगता है। ठीक है, तो ये बिंदियों के प्रकार तो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी पिछली स्लाइड पे, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे वर्ण। ठीक है, तो अब भाई देखिएगा यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे। मैं यहाँ पे आपको अपनी वापस पसंदीदा पेन ले लेता हूँ आपकी। भाई देखिएगा यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे। यहाँ पे मैंने कहा था हम पढ़ रहे थे वर्ग। ठीक है, तो हमने पढ़ा था क वर्ग पहला। उसके बाद साथियों दूसरा यहाँ पे वर्ग आता है च वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? च, इसको आप च बोलोगे। दूसरा आता है च वर्ग। तो च वर्ग के अंदर क्या होता है साथियों? ध्यान रखना, यहाँ से एक चीज़ और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाला है यहाँ से। वो पॉइंट क्या है? देखिए भाई, अभी उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आता है एक तो छः, एक आता है छः, एक आता है ज, और एक आता है ज, और एक आता है या। ठीक है, ज्ञा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता चल गई यहाँ पे क्या क्या आता है। अब साथियों यहाँ पे आपने एक चीज़ और देखी होगी, एक अमानक वर्ण आता है। क्या आता है? एक अमानक वर्ण यहाँ पे और आता है, जिसका कोई मानक रूप नहीं है, लेकिन फिर भी वो आ जाता है। कहाँ पे? ये वाला आपने इसको देखा है या नहीं देखा कहीं पे? ठीक है, इसको मैं ये वाला कहीं देखा या नहीं देखा भाई? इसको मैं और भी डिटेल से अच्छे से समझाता हूँ। ये वाला ऐसा आपने कहीं देखा? ये इसकी जगह प्रयुक्त होता था, पहले होता था या नहीं होता था? इसकी जगह ये प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो वर्तमान के अंदर ये मान्य नहीं है। ठीक है, वर्तमान में ये मान्य नहीं है। अगर आप किसी भी वर्ण के अंदर अब अगर ऐसा अक्षर देखो तो इसको गलत करो, वो अशुद्ध होगा। ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर ये मान्य नहीं है, ये अशुद्ध के अंदर गिना जाएगा। ठीक है, देखिए अब कोई जैसे शब्द होता है, जैसे लिखना है झंडा। ठीक है, तो ये झंडा अब ऐसे लिखा जाएगा। पहले क्या करते थे कुछ लोग क्या करते थे? झंडा है वो ऐसे भी लिखते थे, झंडा। ठीक है, ये भी झंडा है, लेकिन ये ज था, इसी का रूप था, लेकिन ये अब वर्तमान में मान्य नहीं है। वर्तमान में ये राइट होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ये नई चीज़ आपको मिली, और भी नई चीज़ें बहुत मिलेगी। ठीक है, हर वर्ग के अंदर एक एक नई चीज़ मिलेगी। पहले वर्ग के अंदर हमने आपको क्या सिखाया? बिंदियों वाला। ठीक है, बिंदी कौन सी बिंदी कहाँ पे होती है। दूसरे वर्ग के अंदर आपको ये झ वाली रामायण खत्म हो गई। अब चलते हैं हम तीसरे वर्ग की ओर। वहाँ पे दो आपको नए शब्द मिलने वाले हैं। तीसरा वर्ग कौन सा है? ट वर्ग। ठीक है, तीसरा वर्ग साथियों कौन सा है? ट वर्ग है तीसरा वर्ग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तीसरा वर्ग कौन सा है? तीसरा वर्ग है साथियों हमारा ट वर्ग। ठीक है, और इस ट वर्ग के अंदर क्या क्या आता है? बहुत ही अच्छे से और बारीकी से पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, ट वर्ग के अंदर आता है साथियों ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ भाई। ट वर्ग के अंदर क्या आता है? तो भाई देखिए, ट आएगा ट वर्ग में, उसके बाद ठ आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ड आएगा। और इसी के मैंने कहा था अगर नीचे बिंदी लगा देते हैं इसके तो ये बन जाता है ताड़न जात। उसी प्रकार फिर ढ आएगा, और अगर ढ के नीचे बिंदी लगा दी जाए तो ये भी बन जाता है ताड़न जात। ठीक है, और उसके बाद आता है हणा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे अब मैंने कहा आप कहोगे ज़्यादा कैसे लिख दिए? ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जो ये वाला और ये वाला है, ये दो क्या है? ताड़न जात है, उत्सेपित है या फेंके हुए। इसके बारे में हम ज़्यादा आगे डिटेल के अंदर भी बात करेंगे। अभी आपको याद रखो ये ताड़न जात या उक्षेपित है। ठीक है, यहाँ पर आप फेंके हुए भी कह सकते हो। ठीक है, ये ताड़न जात आप याद रखो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये दो ताड़न जात है। अगर ड के नीचे डॉट लगा दी, ऐसी बिंदी लगा दी, ताड़न जात लगा दी, इनको हम ताड़न जात कहेंगे। और ढ के नीचे अगर ऐसा लगा दिया तो इसको भी ताड़न जात कहेंगे, जो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि ये आगे आने वाला है, तो भाई बताना जरूरी है। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं त वर्ग की। ठीक है, चौथा वर्ग। मैंने कहा था कुल 5 वर्ग है, तो अब चौथा वर्ग है साथियों त वर्ग। आप कहोगे इसमें आपके पास नया क्या है? इसमें भी नया है। ठीक है, इसमें भी आप एक गलती करते हो। तो साथियों त वर्ग के अंदर क्या होता है? त होता है, थ होता है, उसके बाद क्या होता है? द होता है। देखिए मेरे अब पॉइंट से पॉइंट नहीं मिले ना तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बोर्ड थोड़ा सा मेरे लिए छोटा पड़ रहा है भाई। ठीक है, तो सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे बुरा मत मानना। त थ द, उसके बाद ध, और उसके बाद न। मैंने ध कैसा लिखा ये देखो। सबसे पहले मैंने ध कैसा लिखा, इसकी गांठ मैंने कैसे बनाई है ध की, ये ध राइट है। ठीक है, आप क्या करते हो यहाँ पे?
जो ये वाला ध लिखते हैं ये वाला ध गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या नई चीज़ सीखने को मिली कि ये वाला जो आप ध लिखते हो ये वाला ध बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये वाला ध क्या होता है, ये वाला ध गलत होता है, ये वाला ध राइट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। आ गया समझ में। त वर्ग के अंदर नया क्या है, ऐसा कभी भी कुछ भी शब्द लिखो तो इस ध का प्रयोग मत करना, और जहाँ पे इस ध का प्रयोग किया हुआ है वो शब्द अशुद्ध होता है, गलत होता है, ठीक है। आपको हमेशा इस ध का प्रयोग ना। साथियों ये यकीन मानिए, ये जो मैं आपको यहाँ से वर्ग पढ़ा रहा हूँ, वर्णमाला पढ़ा रहा हूँ, आपके शब्द शुद्धि के अंदर काम आएंगे, वाक्य शुद्धि के अंदर काम आएंगे, यानी कि हर जगह आपके काम आने हैं, और यहाँ तक कि संधि के अंदर भी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा त वर्ग यानी कि चौथा वर्ग। अब अगर बात करें हम पांचवें वर्ग की, बढ़ते हैं पांचवें वर्ग की ओर, तो ये हमारा पांचवा वर्ग है, ठीक है। पांचवा वर्ग है भाई, ठीक है। पांचवा वर्ग कौन सा है, त के बाद क्या आएगा, प वाला वर्ग। तो पांचवा वर्ग है साथियों प वर्ग की। 5 वर्ग होते हैं, ये लास्ट एंड फाइनल पांचवा वर्ग है, ठीक है। उसके बाद बाकी वाले कहाँ जाएंगे उनकी भी अभी बात करेंगे। तो पांचवें वर्ग में मैं आपको नया क्या सिखाऊं, बोलो, अभी सिखाते हैं भाई। देखिए पांचवें वर्ग के अंदर साथियों क्या आता है, प वर्ग है। तो प वर्ग में क्या आएगा, प आएगा, फ आएगा, ब आएगा, उसके बाद भ आएगा। भ कैसे लिखना है ये यहाँ पे आपके लिए अच्छी बात होगी भाई। भ साथियों यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, ओरिजिनल भ ये होता है। उसके बाद क्या आएगा, म आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये वाला भ लिखते हैं ना, हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैंने अच्छा नहीं लिखा है, इसकी शक्ल बिगड़ गई थी। ये वाला जो भ लिखते हैं ये वाला भ साथियों यहाँ पे गलत माना जाता है। शुद्ध हिंदी के अंदर, शुद्ध हिंदी व्याकरण की दृष्टि से ये वाला भ गलत माना जाता है। हो सकता है आपने कहीं बुक के अंदर भी ये देखा होगा, हाँ हो सकता है बुक में हो, लेकिन अगर एक अच्छी तरीके से शुद्ध हिंदी की हम बात करें तो इस भ का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पर ये वाला भ राइट होगा। और ये आपको एग्जाम के अंदर चकमा दे जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं शब्द शुद्धि वाले, और आप किसी एक को टिक कर देते हैं, आपको ये ज्ञान नहीं होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने जितनी भी बातें बताई है उनको आपको ध्यान रखनी है। तो ये साथियों हमारे 5 वर्ग थे। यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्ग में क्या सीखने को मिला, जितने भी पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दूसरा वर्ग कौन सा था हमारा, ट ठ वाला, तो उसके अंदर जो ताड़न जात आए थे उन ताड़न जातों के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। तीसरा वर्ग कौन सा था, ट वर्ग वाला, त वर्ग वाला, ठीक है। तो त वर्ग के अंदर ये ध ऐसा होगा, ये गलत होगा, ठीक है। चौथा वर्ग हमारा कौन सा था, तो चौथा वर्ग आप कहोगे तीसरा ट वर्ग था, ठीक है। दूसरा वर्ग हमारा च वर्ग, जिसके अंदर हमने वो झ वाली बात की थी, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा चूक गया भाई, ठीक है। ज़्यादा आगे भागना काम नहीं आता। दूसरे के अंदर हमने बात की थी कि वो जो झ की हम बात कर रहे थे ये वाला, तो ये गलत होता है। तीसरे वर्ग के अंदर हमने बात की ताड़न जात की, ठीक है, ट और ढ के नीचे जो बिंदी लगाई जाती है। चौथे वर्ग के अंदर हमने किसकी बात की कि ये वाला ध है ये गलत होता है। पांचवें वर्ग के अंदर हमने किसकी बात की कि आप जो ये वाला भ लिखते हो, ठीक है, ये वाला जो भ लिखते हो मोड़ देके ऐसे कोना बना के, ये वाला भ गलत होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। शब्द शुद्धि के अंदर, वाक्य शुद्धि के अंदर कहीं भी आपको अगर ये वाली चीज़ें मिले तो आप इनका ध्यान रखेंगे। तो साथियों देखिएगा, अभी हमने 5 वर्ग पढ़े। कितने वर्ग पढ़े, 5 वर्ग। तो 5 वर्ग, और प्रत्येक वर्ग के अंदर कितने अक्षर थे, 5 अक्षर थे। 5 वर्ग पढ़े हैं और प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 व्यंजन थे। तो टोटल व्यंजन अभी तक कितने हुए, 25। और हमने आपको स्टार्टिंग के अंदर कितना बताया था कि टोटल व्यंजन होते हैं 33। तो आपको कि बाकी वाले कहाँ गए, तो अब बाकी वालों की बात करते हैं। देखिए बाकी वालों को, देखिए वो वर्ग थे, ठीक है। अब ये वाले वर्ग नहीं है, कौन कौन से, देखिएगा। अब आते हैं ये, वहाँ पे कितने हो गए, 25 हो गए। यहाँ पे मैं 25 लिख देता हूँ, ठीक है। 25 तो हमने कर दिए क्लियर। अब साथियों आता है य, र, ल और व। इसके बाद ये आते हैं 4 है, इसके अंदर कितने हैं, 4 है। इसी प्रकार एक और आता है छ, छ, ठीक है, स और ह, ठीक है। अब ये आते हैं भाई, ठीक है। तो देखिएगा साथियों, अब ये क्या हो जाएंगे, ये किस में आएंगे, ये वर्गों के अंदर क्यों नहीं साथियों, वर्गों में वो है जिसके अंदर 5 वर्ण है, ठीक है, वो वर्ग के अंदर आएंगे। और 5 ही वर्ग है, 5 ही वर्ण होते हैं, ठीक है। अब साथियों ये कितने हैं, 4। इनको क्या कहेंगे, अंतस्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, ये कैसे हैं, ये अंतस्थ है, ठीक है। अब आपको ये अंतस्थ क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पूरा इसका जो वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, तो वर्गीकरण के अंदर ये सभी वहाँ पे आ जाएंगे, ताड़न जात, अंतस्थ वगैरह, विदेशी वगैरह, यहाँ सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी। तो फिलहाल हम इसके बारे में इतनी डिटेल नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे कि ये जो 4 है, इन चारों को कहा जाएगा अंतस्थ। क्या कहा जाएगा, अंतस्थ, ठीक है। इनको क्या जाएगा, अंतस्थ, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंतस्थ कहा जाएगा इनको। और ये कितने हैं, 4 हैं। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, याद रखना। इसी प्रकार ये छ, 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 हवा निकलती है, नहीं मुंह से बाहर बोलिए एक बार, छ, 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 ह, हवा निकलती है। इनके ऊष्मीय वर्ग है, ये कैसे हैं, ऊष्म वर्ग है, ठीक है। ये 4 है, ऊष्म वर्ग है। तो ये ऊष्म वर्ग में कितने आते हैं, 4 आते हैं। अंतस्थ भी 4 होते हैं, ऊष्म के अंदर भी 4 होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अंतस्थ भी 4 होंगे, ऊष्म भी, उसमें भी कितने होंगे, 4। और अभी हमने जो 5 वर्ग पढ़े ना,
अभी हमने जो 5 वर्ग पढ़े हैं साथियों, इन 5 वर्गों का दूसरा नाम भी दिया गया, इनको स्पर्शी भी कहा जाता है कि ये स्पर्शी है, ठीक है, इनको स्पर्शी भी कहा जाएगा, या फिर वर्ग के अंदर आते हैं तो वर्गीय भी कहेंगे, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन भी कहेंगे, ठीक है। आपसे पूछ ले कि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वो 25 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी जो हमने 5 वर्ग पढ़े टोटल कितने हो रहे थे, 25 हो रहे थे, ठीक है। तो स्पर्शीय उनको स्पर्शीय भी कहेंगे या वर्गीय भी कहेंगे, क ख ग ये स्पर्शीय के अंदर आते हैं और इन्हें वर्गीय भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम वर्गीय है क्योंकि इनके वर्ग थे 5 भाई, ठीक है। तो ये टोटल होते हैं 25, तो 25 तो ये हो गए, ठीक है, और 4 ये हो गए, कितने हो गए 29, 29 और 4 कितने हो गए 33, और हमने स्टार्टिंग के बात की थी कि व्यंजन कितने होते हैं 33, तो ये आपके 33 के 33 व्यंजन यहाँ पे क्लियर हो गए कि व्यंजन है वो 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कौन से का ध्यान रखना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इन सब के बारे में मैंने आपसे वार्ता की। अब भाई हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इनके प्रकारों के आधार पर, ठीक है। और ये जो है ना, इनको बोला कैसे जाता है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है यार, थोड़ी हंसी भी आएगी। इसको आप बोलोगे कैसे, ये तो डायरेक्टली है, लेकिन उच्चारण के आधार पर अगर मौखिक उच्चारण करना है इनका, ठीक है, मैं पूछता हूँ, जैसे अब देखिएगा मैं यहाँ से पूछता हूँ ना, जैसे मैं क्या पूछूं यार, देखिएगा जैसे 6 वाले ज़्यादा होते हैं, तो मैंने पूछ लिया कि आप कह रहे हो कि 6, तो मैं पूछूं कौन सा 6, अब 6 तो ये वाले, ठीक है, ये ज़्यादा होते हैं, तो मैं पूछूं आपको कौन सा 6, तो आपके यहाँ पे क्या कोड बने हुए, 6 छतरी वाला, ठीक है, 6 और दूसरे वाला चाकू वाला, 6 षटकोण वाला वगैरह, 6 शंकर वाला, 6 सड़क वाला, ऐसे। साथियों ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये तरीका हमने पहले सिखाया गया था। क्यों सिखाया गया था, क्योंकि पहले हमने सड़क ही देखी थी, ठीक है, छाता ही देखा था, चाकू ही देखा था और कुछ पता नहीं था, ठीक है। इसके लिए हमारे को याद रह सके अच्छे से, इसके लिए ये सिखाया गया था। लेकिन अब वर्तमान में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है कि 6 छाता वाला, भाई क्या छाता वाला, कितनी क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, एग्जाम देने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो और अभी तक छाता लेके घूमोगे तो भाई काम नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब साथियों इनको बोलने का तरीका क्या है, ठीक है, बहुत ही यहाँ से अच्छा सा नॉलेज मिलने वाला आपको भाई, ठीक है। अगर अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। यहाँ से साथियों देखिएगा इनको बोलने का उच्चारण करने का तरीका कैसा है, यानी कि अगर मौखिक उच्चारण करना है इनका, ठीक है, मौखिक उच्चारण करना है, अगर इन व्यंजनों का मौखिक उच्चारण करना है तो मौखिक उच्चारण कैसे किया जाएगा, तो मौखिक उच्चारण देखिए, मौखिक उच्चारण के लिए साथियों कार प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। प्रत्यय क्या होता है, ठीक है, जो पीछे की ओर लगेगा, जो भी शब्द दिया हुआ है उसके पीछे लगेगा, ठीक है। तो कार प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या करेंगे, कार प्रत्यय जोड़ देंगे, ठीक है, कार प्रत्यय जोड़ देंगे, क्या करेंगे, कार प्रत्यय जोड़ेंगे। अब ये कार प्रत्यय है, इसको जोड़ देना है कहाँ पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ क, तो ये क कौन सा है, तो ये ककार वाला क, कौन सा, ककार वाला का, इनके पीछे क जोड़ देना है इसके, ठीक है, ये अब राइट हो जाएगा, ठीक है, ककार वाला क। जैसे मैं बोलता हूँ, आप क्या बोलते हो कि प से पतंग, आप क्या बोलते हो, प से पतंग, ये भाई प से पतंग गलत है, आपको क्या बोलना है, प कौन सा है, प साथियों कौन सा है बताओ, प पकार वाला प हो जाएगा, कौन सा प हो जाएगा, पीछे कार प्रत्यय जोड़ो, पकार वाला प, ठीक है। हाँ हंसी आ रही होगी, लेकिन भाई यही नियम है इसका, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, हिंदी को अच्छे से समझना होगा। ये पतंग वाला प है, ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये पकार वाला प है, ये राइट माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूं, ठीक है, आप इस ककार वाले का ये राइट हो जाएगा। आप क्या बोलते हो, कबूतर वाला क, ठीक है, कबूतर वाला क, तो ये कबूतर वाला क है ना, ये भाई कबूतर ही बना रहता है, यहाँ पे ये गलत हो जाता है, कबूतर वाला क हम इसको नहीं बोलेंगे। ये मैं आपको बोलने का तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको और भी बोलनी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये च कौन सा है, ठीक है, तो आपको अब डायरेक्टली अब कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं लगाना, क्या कहना, चकार वाला च, ठीक है, ये वाला च, ठीक है। जैसे मैं पूछूं ये 6 कौन सा है, तो ये 6 है छकार वाला 6, ये चीज़ें ऐसे आप इनको लिखेंगे, ठीक है, कि 6 छकार 6 चकार, ठीक है, ऐसे आपको इनको याद रखना है, तो ये आपके राइट हो जाएंगे। तो ये साथियों इनका मौखिक उच्चारण था। नियम है व्यंजन व्याकरण के अंदर, नियम है कि व्यंजनों का उच्चारण करना, ये जो क ख है वर्गों वाले, इनका उच्चारण करना है साथियों। मैंने जो आपकी चीज़ें बताई है उन सभी का अगर आपको उच्चारण करना है तो उनके पीछे कार प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, कार प्रत्यय लगाएंगे। तो साथियों ये थी हमारी व्यंजनों के बारे में बेसिक डिटेल, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया कि व्यंजन क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब इनके प्रकारों की बात करते हैं। अब भाई आता है व्यंजन के प्रकार, ठीक है। अब क्या आएगा, व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे हम, ठीक है। क्या करने वाले हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण करने वाले हैं।
अब हम करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो साथियों अलग अलग तरीके से व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। कैसे? एक तो कंपन के आधार पर करेंगे, जो आपने पढ़ा होगा घोष और अघोष होता है, ठीक है। हाँ, रटना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। दूसरा करते हैं साथियों प्राणवायु या मुंह के आधार पर, मुंह से जो हवा निकलती है उसके आधार पर, ठीक है। और तीसरे प्रकार से इसका कैसे किया जाएगा? उच्चारण के आधार पर करेंगे कि उच्चारण के आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए पहला प्रकार तो हम कर चुके, पहले के अंदर तो हमने इसके वर्ग पढ़ लिए है ना। पहला वर्गीकरण तो हमने पढ़ लिया था, किसके आधार पर किया था? अध्ययन के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। अध्ययन कैसे किया जाएगा, इनको बोला कैसे जाएगा, लिखे कैसा जाएगा, कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, तो पहला तो वो हो गया, ठीक है। पहला तो हमने कर दिया है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ भाई, ताकि आपको याद रहे, भूलो नहीं, ठीक है। मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश है आपके लिए, मेहनत करना भाई। देखिएगा, पहला हमने कर दिया है, पहला हमने अध्ययन के लिए कर दिया, ठीक है। अध्ययन के लिए जो वर्गीकरण था वो हमने कर दिया है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़े थे? वर्ग और भी जो भी थे 33 के 33 पूरे पढ़े थे। अब दूसरा प्रकार कौन सा आता है? इसको दूसरों किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है? तो घोष, कंपन को ही घोष कहा जाता है, ठीक है। घोष या कंपन के आधार पर, ठीक है। अब हम इसका वर्गीकरण कैसे पढ़ेंगे? घोष या कंपन के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा जाता है वो बात करेंगे। तो साथियों घोष या कंपन के आधार पर इसको बांटा जाता है दो भागों के अंदर। कितने भागों में बांटा जाएगा? घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर दो भागों के अंदर बांटा जाएगा। कौन कौन सा दो भाग है साथियों? एक तो होता है जिसको हम कहेंगे अघोष, एक आप घोष मान लो पहले, एक तो होगा घोष, और घोष को सघोष भी कहा जाएगा, ठीक है। सघोष नाम से इस पे ठोरा हुआ, घोष का अर्थ कंपन होता है, ठीक है। और यहाँ पे अघोष और सघोष आ रहे हैं, मतलब क्या होगा, इनका अर्थ क्या निकलेगा, ये व्यंजन कैसे होंगे आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। दो टाइप्स के अंदर बांटा जाएगा, अघोष और सघोष, ठीक है। तो देखिएगा भाई, अघोष, अघोष का मतलब क्या होगा? उच्चारण करने पर कंपन नहीं होगा। अघोष, घोष का मतलब कंपन होता है, अघोष यानी कि नहीं होगा कंपन, यानी कि उच्चारण करने पर कंपन क्या होगा? हम जब इनका उच्चारण करेंगे तो कंपन नहीं होगा, अगर होता है भी तो भी नगण्य होगा, वो मान्य नहीं होगा, बहुत ही कम कंपन होगा। सघोष का मतलब क्या होगा? सघोष यानी कि कंपन सहित, ठीक है। तो इसके अंदर हम उच्चारण करेंगे तो कंपन उत्पन्न होगा। क्या होगा? उच्चारण करने पर कंपन उत्पन्न होगा। आपको अभी ये कंपन उत्पन्न कैसे होता है कैसे नहीं होता भाई डिटेल के अंदर समझाओ। जी हाँ, अब देखिए हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे, किसको लेते हैं? अघोष व्यंजन को, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने देखा कि अघोष व्यंजन, तो अघोष व्यंजन कौन कौन से, कहाँ से कंपन नहीं होता है, ठीक है। अघोष व्यंजन जहाँ पे क्या होगा? उच्चारण करने पर कंपन उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। अघोष है, उच्चारण करने पर क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि उच्चारण करने पर इनका क्या होगा? उच्चारण करने पर कंपन नहीं होगा, ठीक है। उच्चारण करने पर कंपन नहीं होता है, ठीक है। उच्चारण करने पर कंपन नहीं होता है तो उनको कहेंगे अघोष। अ का मतलब नहीं, घोष का मतलब कंपन, यानी कि कंपन नहीं होता है, ऐसे याद रखिए। तो ये कितने हैं? तो याद रखना ये टोटल 13 है। अघोष कितने हैं? तो अघोष कितने हैं? टोटल 13 है। ये 13 टोटल कौन कौन से हैं? तो देखिएगा भाई, ये टोटल कौन कौन से 13, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग, ठीक है। वर्ग कितने थे? मैंने आपको बताया था 5 वर्ग थे, ठीक है। अभी यहां से क्लियर हो जाएगा भाई। देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण, पहला व तीसरा, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा भाई, अघोष पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। साथ ही ये तो आपको 5 वर्ण होते हैं, और प्रत्येक वर्ग में पहला और दूसरा यानी कि 2 अक्षर आते हैं, तो टोटल हो गए 10 ये हो गए। प्लस अब 3 कौन से हैं? तो साथियों 3 कौन से हो जाएंगे? 6 6 6, ये वाले, यश यश और यस, ठीक है। ये तीन वापस इसके अंदर आएंगे, तो ये टोटल 3 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। तो देखिए इनको आप बोलोगे, अब इनको बोल के देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, क और ख, देखो क और ख स्पष्ट बोल सकते हो, आपके यहाँ पे कंपन नहीं हुआ। लेकिन अगर ग की बात करोगे तो थोड़ा सा आपको जोर देना पड़ेगा। क ख आप बोल दो कि ग घ, देखिए कंपन होगा, ग घ थोड़ा सा दबाव देना पड़ेगा। लेकिन क ख में कुछ नहीं हो रहा भाई, ठीक है। जैसे च च में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन छ फिर बोलना पड़ेगा, ज थोड़ा सा कंपन होता है, ठीक है। तो ये देखिए कंपन नहीं होता है, उनकी हमने बात की कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जिसके अंदर कंपन नहीं होता है, और छ छ छ के अंदर कंपन नहीं होता है। अब आपको इनमें कंपन होता है भाई, हवा निकल रही, न गणने के अंदर आएगा, ठीक है, न गणने कंपन में आएगा। लेकिन अब सघोष की बात करेंगे तो देखिएगा, अब दूसरा इसका था सघोष, ठीक है, जहां पे क्या होगा? कंपन होगा। तो सघोष कौन कौन से हो जाएंगे? देखिएगा भाई,
साथियों सघोष व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे उनके बारे में देखते हैं। ये सघोष व्यंजन है, ये सघोष व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे। तो साथियों ये होते हैं 31। कितने होते हैं 31। आपको भी अभी ये तो ज़्यादा नहीं हो रहे, 13 वहाँ हो गए, 31 वहाँ आ गए, ये तो टोटल 41 हो रहे हैं। बिल्कुल अभी 44 भी पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पाँचवा व्यंजन, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का जो बाकी पीछे रह गया है, प्रत्येक वर्ग का, अब देखिए पहला दूसरा तो उसके अंदर आ गया था, तो तीसरा चौथा और पाँचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर वाला व्यंजन, प्लस इसके साथ क्या आएगा, य र ल और व जो रह गए थे, ठीक है, य र ल व, ठीक है। उसके बाद जो छ हमने वहाँ ले लिए थे, ह नहीं लिया था, तो ह यहाँ आ जाएगा। तो आप कहोगे ये तो कितना हुआ, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पाँचवा, यानी कि 3 है और टोटल वर्ग होते 5, तो 15 आए यहाँ से, ठीक है। और 16 17 18 19 20, यानी कि 5 यहाँ से आए, टोटल हुए 20 और आपने कहा है 31। अब ये 11 कौन से हैं, तो ये 11 कौन से हैं, यहाँ पे देखिएगा सभी स्वर, ठीक है। स्वर जितने भी है अ आ ई ये सभी सघोष के अंदर आएंगे, कंपन के साथ आएंगे कि इनमें कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये सघोष के अंदर आएंगे, जो आपके जितने भी स्वर है वो सभी स्वर। तो टोटल ये 31 हुए या नहीं हुए। अब भाई ये टोटल कितने हो गए, 31 हो गए। तो साथियों अघोष कितने होते हैं, तो अघोष जिसमें कंपन नहीं होता वो 13 होते हैं, और सघोष कितने होते हैं जिनके अंदर कंपन होता है, तो वो होते हैं 31। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। तो इसका ये पहला प्रकार था व्यंजन का, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। साथियों अघोष पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ण का, और छ छ छ याद रखो, ठीक है। सघोष की बात कर रहे हैं तो तीसरा चौथा पांचवा प्रत्येक वर्ण का, ये र ल व ह जो बाकी रह गए थे, और उसके बाद सभी स्वर, ठीक है। अब ये आपका दूसरा टाइप हो गया। अब बात करें अगर स्वर के तीसरे विभाजन के प्रकार के, तीसरे इसको किस प्रकार से हम याद करते हैं, यहाँ पे इनको बांटा जाता है। तो साथियों देखिए प्राण वायु, अब ये प्राण वायु क्या होती है, जो मुंह से बाहर निकलने वाली हवा होती है, ठीक है। प्राण वायु क्या होती है, जो मुंह से बाहर निकलने वाली हवा होती है, उसके आधार पर भी इसको बांटा जाता है। तो वो पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। प्राण वायु के आधार पर, ठीक है। प्राण वायु का मतलब क्या होता है, मुंह से बाहर निकलने वाली हवा, ठीक है। प्राण वायु, या फिर मैं छोट में लिखूंगा, इतना बड़ा नहीं लिख पाऊंगा, मुंह से बाहर निकलने वाली हवा, ठीक है। मुंह से बाहर निकलने वाली हवा, ठीक है, उसके आधार पर भी इनको बांटा जाता है। तो मुंह से बाहर निकलने वाली हवा के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, 2 टाइप्स के अंदर बांटा जाता है। मुंह से बाहर निकलने वाली हवा के अंतर्गत इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। किसको, व्यंजन को। ये 2 भाग कौन कौन से हैं, 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक होता है अलप प्राण और एक होता है महाप्राण। आपने सुना होगा, एक तो होगा अलप प्राण, ठीक है, एक कौन सा होगा, अलप प्राण, और एक होगा महाप्राण। कौन सा होगा, महाप्राण। अब अलप का मतलब और महा का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे। अलप का मतलब होता है कम, इस अलप का मतलब क्या होता है, कम। और हम किसका आधार पढ़ रहे हैं, किसका आधार पे पढ़ रहे हैं, प्राणवायु या मुंह से बाहर निकलने वाली हवा, यानी कि मुंह से बाहर हवा कम निकल रही है, ठीक है। ऐसे वर्ण जिसके अंदर मुंह बोलने पर मुंह से हवा बाहर कम निकलेगी, तो वो आएंगे अलप प्राण के अंदर। और महाप्राण, महा का अर्थ क्या होता है, ज्यादा। तो भाई जब भी उनका उच्चारण करते हैं तो मुंह से ज्यादा हवा बाहर निकले, तो वो आएंगे महाप्राण के अंदर। तो अब उच्चारण करके देखिए कहां से ज्यादा निकल रही, कहां से कम। क ख, ख के अंदर ज्यादा निकली, देखिए क बोलो, क के अंदर कम निकली, लेकिन जैसे ख बोलोगे तो ज्यादा निकलेगी। ग के अंदर कम निकली, जैसे घ बोलोगे तो ज्यादा निकलेगी, ठीक है। यानी कि साथियों प्रत्येक वर्ग है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का मैं बात करूं, पहला तीसरा, देखिए क ख उसके अंदर जाएगा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का। देखिए मैं दोनों तरफ लिख रहा हूँ, आप यहाँ से मैं कैसे इसका विभाजन करता हूँ, वर्गीकरण करता हूँ, देख देख के बोल बोल के, ठीक है। मैं बोलूंगा क ख ऐसे करूंगा, ठीक है। तो क यहाँ पे आ गया, ख यानी कि दूसरा यहाँ पे आया, ग यहाँ पे आ गया, घ वापस यहाँ पे आ गया, और जो हण है इसके अंदर हवा बहुत कम निकलती, तो पांचवा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पांचवा। प्लस इसके अंदर कौन से थे, अंतस्थ, जो 4 अंतस्थ थे आपने पढ़े थे, य र ल व, 4 अंतस्थ थे या नहीं थे, ये 4 जो अंतस्थ ये इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये टोटल कितने हो गए, 4 तो अंतस्थ हो गए, ठीक है। और 3 ये 5 3 15, 15 और देखिए कितने हो जाते हैं भाई, बताइएगा यहाँ से। पहला तीसरा और पांचवा 3 आ रहे हैं, ठीक है, और अंतस्थ इसके अंदर सभी आ जाएंगे। उसके बाद देखिएगा साथियों आगे क्या होगा, ज्यादा हवा ज्यादा निकलेगी, ये 2 छोड़ के हमने छोड़ दिया, इसके अंदर उष्म सबसे इसके अंदर आ जाएंगे। जो उष्म है छ छ ह, ये उष्म व्यंजन है वो इसके अंदर आ जाएंगे। उष्म व्यंजन किसके अंदर आ जाएंगे, उष्म व्यंजन इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्राणवायु या मुख से बाहर निकलने वाली हवा के आधार पर भी हमने इनका वर्गीकरण कर दिया। अब भाई देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा वर्गीकरण है जो आपको याद रखना है, 8 प्रकार का वर्गीकरण करने वाले हैं भाई अभी, लेकिन बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। उच्चारण के आधार पर, हाँ
अब हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर इसका वर्गीकरण, फिर पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, फिर आपका यहाँ से ये मामला पूरा होगा भाई। ठीक है, तो देखिए पहले पढ़ते हैं उच्चारण के स्थान पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर, फिर पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, फिर इसके प्रकार समाप्त हो जाएंगे। तो देखिएगा अब यहाँ पे जो चौथे टाइप का हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं, इसका ये चौथे टाइप का वर्गीकरण किस प्रकार से करने वाले हैं, उच्चारण के आधार पर। हम जो इसका उच्चारण करते हैं, इस उच्चारण के आधार पर इसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं, उच्चारण के आधार पर इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो उच्चारण के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है साथियों, याद रखना, उच्चारण के स्थान पर इसके 8 प्रकार है। उच्चारण के स्थान पर इसके कितने प्रकार होते हैं, उच्चारण के स्थान पर इसके 8 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सा देखिएगा, मैं यहाँ से समझाता चलूंगा आपको। ठीक है, पहला होगा स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जिसको हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन, मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जब वर्ग पढ़े थे तब भी। ठीक है, देखिएगा स्पर्श व्यंजन के अंदर साथियों देखना, ये टोटल होते हैं 16। कितने होते हैं, 16। कौन कौन से होते हैं साथियों, देखिए जो 5 हमारे वर्ग है ना, 5 वर्ग, ठीक है, 4 वर्गों की बात करेंगे, 5वां नहीं लेंगे इसके अंदर। ठीक है, क ट त और प तक लेंगे। ठीक है, क ट च वाला इसके अंदर नहीं आएगा, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सा वर्ग लेना है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा इसको। ठीक है, बहुत ही अच्छा है भाई। ठीक है, देखिए इसके अंदर क वर्ग, च वाले को नहीं लेना है। ठीक है, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, इन 4 वर्गों के प्रथम 4 अक्षर, ठीक है, इन 4 वर्गों के प्रथम 4 वर्ण ये इसके अंदर आ जाएंगे। तो टोटल 16 हुए या नहीं हुए। ठीक है, अब दूसरा प्रकार यहां से आएगा, कौन सा आएगा, संघर्षी व्यंजन, जिनको बोलने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मुंह से आपके हवा निकलेगी बाहर। ठीक है, हाँ, तो ये संघर्षी व्यंजन है। ये संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तो ये सिर्फ 4 होते हैं। छ छ स ह बोलते हो आप। ठीक है, छ छ छ ह बोलते हो ना, ये वाले स श स और ह, तो इनके बोलने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, मुंह से हवा निकलती है। ठीक है, तो ये आवेंगे संघर्षी में। और जो हमने पढ़े थे ना फारसी, या जो भी फारसी शब्द थे, जैसे ये नुक्ता आ रहा था क वाला, ठीक है, ख वाला, ये ग वाला, तो ये जो 5 थे ना, ज वाला और प वाला, इनको भी इनके अंदर रखा गया है, संघर्षी के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ से आप नोट्स बनाते चलिए, पीडीएफ के अंदर फिर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सब गोलमाल हो रहा है भाई। ठीक है, अब देखिए स्पर्श आया, स्पर्श आया, फिर संघर्षी आया, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, स्पर्श संघर्षी, यानी कि इन दोनों का साथ में स्पर्श संघर्षी। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, स्पर्श संघर्षी, जहाँ पे यहाँ पे सिर्फ स्पर्श करके बोल रहे हैं, यहाँ पे हम संघर्ष करके बोल रहे हैं, यहाँ पे स्पर्श भी करेंगे और संघर्ष भी करेंगे। तो जो आपका च वर्ग है ना, अब हाँ, जो हमने पीछे रखा है, कौन सा वर्ग, बहुत ही अच्छा, इसको लिखने का तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये इंडेक्स आप अच्छे से बना सकते हो बिना देखे। इसके अंदर 4 आएंगे, कौन सा, जो च वर्ग है ना, इस च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, ठीक है, प्रथम 4 वर्ण, ठीक है, च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण ये आएंगे साथियों स्पर्श संघर्षी के अंदर। ठीक है, देखिए स्पर्श व्यंजन के अंदर आ गए क ट त प, 6 को छोड़ दिया, इन चारों के 4 वर्ण। स्पर्शी के संघर्षी में आ गए जो छ छ श ह है उसके बाद। ठीक है, और स्पर्श संघर्षी के अंदर आ गए, 6 को वहां पे हमने छोड़ दिया था, तो अब यहाँ पे हमने स्पर्श संघर्षी के अंदर लिख दिया। अब उसके बाद अगर ये 3 प्रकार हो गए, अब बात करूं अगर मैं चौथे प्रकार की यहाँ से, तो इसका चौथा प्रकार कौन सा होता है, तो चौथा प्रकार नासिक्य। ठीक है, जो नाक से बोले जाते हैं, नासिक्य। तो साथियों जो 26 वर्णों के जो 5 वर्ग थे ना, हमने सभी के एक एक अक्षर छोड़ते आए, पिछले वाला 4 अक्षर लिए, तो याद रखना जो 5 वर्ग है, इन 5 वर्गों के जो पंचमा अक्षर है, जो 5वां अक्षर है, ठीक है, पंचमा अक्षर हण वाला, ठीक है, तो ये आएगा किसके अंदर, नासिक्य के अंदर आएगा, इसको नाक से बोला जाता है। बस बहुत ही सिंपल है यार, याद रह जाएगा। ठीक है, कि ये नासिक्य के अंदर कौन सा आएगा, 5 वर्गों का जो पंचमा अक्षर है। वो पहली बार में समझ में नहीं आ रहा है, कॉपी के अंदर नोट कीजिए, फिर एक बार रिवीजन कीजिए, मेरी गारंटी है आपको याद हो जाएगा। बस लगन होनी चाहिए सीखने की भाई। ठीक है, 5वां, यहाँ से 5वां होएगा संघर्षहीन। कौन सा हो जाएगा, संघर्षहीन, जिनको बोलने के लिए संघर्ष तक नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल संघर्षहीन है। बोलिए भाई कौन सा है, य व। ठीक है, पड़ी मुंह से बोला जाता है, पड़ी जबान से य व, कोई संघर्ष करना नहीं पड़ता। तो ये संघर्षहीन है, ये 2 होते हैं ये और व। ठीक है, ये 5 वर्ग है और 5 के पंचमाक्षर यानी कि कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, नासिक्य, और 2 हो जाएंगे संघर्षहीन। उसके बाद छठा कौन सा हो जाएगा, तो छठा होगा साथियों प्रकंपित। ठीक है, कौन सा होगा, प्रकंपित। ठीक है, प्रकंपित लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्रकंपित। ये प्रकंपित क्या होता है साथियों,
कंपन, र र र बोलोगे, र ऐसे र, तो यहाँ पे कंपन होगा, ठीक है, प्रकंपित, तो ये र है इसके अंदर आ जाएगा, ओनली फॉर एक होगा प्रकंपित में। उसके बाद साथियों एक सातवां प्रकार इसका है पार्श्विक, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से समझ में आएगा, एक बार पुनः समझाऊंगा, आप धीरज रखिएगा। पार्श्विक, पार्श्विक के अंदर आता है एक ओनली फॉर ल आता है पार्श्विक के अंदर, ल, ठीक है, ल ल बोलते साइड में जबान जाएगी, ल ल, ठीक है, थोड़ी सी घिसकती है, ज्यादा नहीं भाई, तो ये पार्श्विक के अंदर आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था ताड़न जात, तो अब ताड़न जात के अंदर दो कौन से, कमेंट करो फटाफट से, मैंने आपको बताए थे ताड़न जात के अंदर दो होते हैं, वो दो कौन से बताओ भाई। हाँ, एक तो ये ड के नीचे ये आएगा और एक ढ के नीचे, अगर ऐसा आता है तो इनको हम लेंगे ताड़न जात के अंदर। तो साथियों यहाँ से इसके जो 8 प्रकार थे उच्चारण के स्थान पर, जैसा हम इनको बोलते हैं ना, उच्च स्थान पर इसके उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण स्थान का अभी पढ़ने वाले हैं, उच्चारण के आधार पर इसके 8 प्रकार थे, कौन कौन से थे एक बार पुनः देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा स्पर्श, तो साथियों पहले क ट त प के 4 वर्ण ले लो भाई, ठीक है, 6 को छोड़ दो। उसके बाद संग्रसित, तो जहाँ संग्रस कर रहे हो छ छ श ह। उसके बाद स्पर्श संग्रसित, तो च वर्ग वाला अब ले लो। उसके बाद क्या करो, नासिक में जो अब पीछे एक एक छोड़ रहे थे सभी का, पांचों वर्णों के अब 5-5 ले लो, ठीक है, बहुत अच्छे स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप, ये क्रमानुसार मैंने इसलिए लिखा है ताकि यहाँ से समझ में आ सके। अब संग्रस इनमें ये वाला ले लिया, तो पीछे क्या रहा, र और ल रहा ये वाली लाइन से, तो र को प्रकंपित में कर दो, ल को पार्श्विक में कर दो बस, और ताड़न जात मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये तो हो गए उच्चारण के आधार पर वर्णों के प्रकार, वर्णों का जो वर्गीकरण किया हमने उच्चारण के स्थान पर नहीं, उच्चारण के आधार पर किया। अब हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो देखिएगा भाई, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का भी साथ में लेंगे, स्वर प्लस व्यंजन हम दोनों लेंगे, ध्यान रखना। उच्चारण स्थान के आधार पर मैं वर्णों का वर्गीकरण बोल रहा हूँ, व्यंजनों का नहीं, ठीक है, वर्णों का। और वर्ण किससे मिलकर बना हुआ होता है, मैंने आपको कल बताया था, वर्ण मिलकर किससे बनता है, वर्ण से स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन मिलकर वर्ण बनता है। तो हम वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे अब, न कि व्यंजनों का। इसके अंदर व्यंजन भी आ जाएंगे और स्वर भी आ जाएंगे, यानी कि हम नाम देंगे इसको वर्णों का वर्गीकरण, बाकी इसमें व्यंजन भी आने वाले हैं और स्वर भी आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा भाई, मैं अभी यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। क्या पढ़ रहे हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, इंडेक्स बनेगी एक बहुत अच्छी सी, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना, वर्णों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वर्णों का वर्गीकरण कितने टाइप से हो जाएगा यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि किस किस टाइप से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो साथियों देखिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर अगर मैं वर्णों के वर्गीकरण की बात करना चाहूँ तो देखिए, मैं यहाँ पे मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा भाई, मैं कैसे करूँ, एक एक पॉइंट में लिखता चलूँगा। चलिए साथियों, इसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी इंडेक्स लेनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ से समझ में आएगा। एक एक है, ठीक है, 10 पॉइंट के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है, तो 10 पॉइंट की हमें एक इंडेक्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हमारी क्लास कितने टाइम की हो चुकी है, लगभग 40 से 41 मिनट की हो चुकी है। तो साथियों देखिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर मैं आपको यहाँ से बेसिक से बता देता हूँ, कल मैं यहाँ पे इंडेक्स लेके आऊँगा और वहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। साथियों देखिएगा, उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले कोई भी बात है, देखिए कंठ है, एक तो क्या होता है, एक तो चीज क्या है, कंठ है, एक होता है तालु, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तालु, और एक होता है मूर्धा, ठीक है, क्या होता है, मूर्धा, ठीक है। अब आप मेरे को देख नहीं पा रहे हो बगली, मैं आपको हाथ देके बता देता कि ये मूर्धा है, ठीक है। उसके बाद दंत, ठीक है, जो दांत है, और दांत के बाद क्या होता है, ओष्ठ होता है, ठीक है, क्या होता है, ओष्ठ। ये हमारे किसी से बात करने की प्रक्रिया है, किसी भी वर्ण या व्यंजन स्वर का उच्चारण करने की प्रक्रिया है कि हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं। अब आपको कैसे इसका क्रम, साथियों सबसे पहले हमें जो भी कहना होता है, सबसे पहले कंठ के अंदर वो ध्वनि आती है, कहाँ पे आएगी, सबसे पहला स्टेप कंठ, कंठ से कहाँ पे जाएगी, तालु के अंदर, ठीक है, तालु ये वाला हो, यहाँ से जो आपका जॉइंट जुड़ा हुआ है यहाँ से, तालु के बाद वो आएगा मूर्धा के अंदर, जबान के जस्ट नीचे वाला भाग, ठीक है, वहाँ पे आएगा मूर्धा में, और मूर्धा के बाद वो दंतों तक आएगा, हमारे दांतों से टकराकर ओष्ठ से हम किसी को बात क्या कर देंगे, आगे कह देंगे किसी को, यानी 5 स्टेप से गुजरकर हम किसी भी वर्ण का उच्चारण कर पाते हैं। कितने स्टेप से, 5 स्टेप से गुजरकर हम किसी भी वर्ण का वर्गीकरण कर पाते हैं, उसका उच्चारण कर पाते हैं। तो वो 5 स्टेप कौन कौन से, सबसे पहले बात कहाँ पे आती है, कंठ के अंदर, कंठ के बाद
तालु के अंदर, तालु के बाद मूर्धा में, मूर्धा से दंत में और दंत से ओष्ठ के अंदर आती है। तो ये क्रम आपको याद रखना होगा, ये क्रम आपको याद रखना होगा, ये क्रम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्रम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी क्रम के आधार पर हम इनका वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके लिए साथियों देखिए, अभी यहाँ पे वर्ड छोटा है तो मैं माफी चाहूंगा, मैं इसके लिए आपके लिए एक इंडेक्स लेके आऊंगा। उस इंडेक्स के अंदर कल पहले हम इसका पूरा का पूरा वर्गीकरण का जो स्थान है, कहाँ से इसको बोला जाता है, उच्चारण का स्थान है, उसके आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपके उच्चारण के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर वाला मिक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कल हिंदी के जो भी अन्य वर्ण जैसे अयोग्वा हो गए, जिसमें मैंने कहा था अयोग्वा जुड़ते नहीं है, जैसे अनुस्वार और विसर्ग थे, उनके बारे में भी थोड़ा ज्ञान करेंगे। अभी मैंने संयुक्ताक्षर बताया, जो अक्षत्र ज्ञ और श्र होते हैं वो किनसे मिलकर बने हुए होते हैं, वहां से एक क्वेश्चन भाई पक्का मिलेगा, गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, 2-3 सालों से लगातार वहीं से क्वेश्चन आता है एक, तो अब की बार भी आएगा। ठीक है, तो वो कल हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो विकसित स्वर है, चंद्रबिंदु क्या होता है, ये ताड़न जात क्या होते हैं, विदेशी क्या है, ठीक है, विदेशी स्वर क्या है, विदेशी व्यंजन क्या है, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे हम मात्रा, मात्रा कैसे गिनते हैं। ठीक है, मात्रा गिनने का प्रश्न आ सकता है कि इसके अंदर कितनी मात्रा है, कमल में कितनी मात्रा है वगैरह है, तो ये मात्रा गिनेंगे। और मात्रा गिनने के बाद यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। हम पढ़ेंगे लेंगे शब्दकोश, और शब्दकोश पढ़ने के बाद साथियों हमारा ये वर्ण विचार खत्म हो जाएगा। यानी कि साथियों अभी तक लगभग मेरे हिसाब से 1 या 2 क्लासेज होगी, तब हमारा वर्ण विचार है, व्याकरण का पहला भाग खत्म होगा। तो फिर तो हम आराम से, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आगे उसको पढ़ेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से आपके 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं इस वाले टॉपिक से जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी ऐसा मानिए प्रत्येक क्लास से एक एक क्वेश्चन तो मिल जाता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने ये पढ़ा है, आज हमने क्या पढ़ा, व्यंजनों के वर्गीकरण पढ़े अलग अलग प्रकार से। एक टॉपिक पीछे रहा है व्यंजनों के वर्गीकरण का, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, तो वो साथियों हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं आपके लिए इंडेक्स लेके आऊंगा, उस इंडेक्स को देख देख कर हम अच्छे से समझेंगे भाई। ठीक है, तो तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। हम अब भाई चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।